साथियों नमस्कार। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये विडंबना है कि जो अधिकार कानून बनाने के संसद के पास है, उन अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट आए दिन अतिक्रमण करता है। मैं आपको आज कुछ केसेस बताऊंगा जिससे साबित होता है। देखिए 2022 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खानविलकर की 3 जजों की बेंच ने पीएमएलए एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितने भी प्रावधान थे, चाहे वो अभियुक्तों को अरेस्ट करने के थे, उनकी संपत्तियां जब्त करने के थे, जो भी थे, वो सबको वैध ठहरा दिया था। केवल एक विषय के ऊपर उन्होंने फैसला नहीं दिया था कि क्या पीएमएलए एक्ट को संसद में एज मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके लिए 7 जजों की बेंच के लिए कहा गया था कि वो उसके पर विचार करेगी। आज 2024 गुजर गई है, लेकिन वो 7 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है। लेकिन उस जजमेंट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये बार बार ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि जैसे खानविलकर की पीठ ने वो ईडी की पावर्स को वैध ठहरा के कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। आप देखिए कि रोज रोज नए नए इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ केसेस जो पहले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को एक M3M के 2 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए कहा कि यदि ईडी द्वारा समन किया हुआ कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता या सवालों के जवाब नहीं देता तो सेक्शन 50 में समन किए जाने पर सेक्शन 19 के अंतर्गत ईडी को उसे गिरफ्तारी करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब उसको समन किया गया है, वो जवाब नहीं दे रहा, सहयोग नहीं कर रहा, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि गिरफ्तारी हो नहीं सकती, और एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ईडी तो फिर भजन करेगी ना। अब सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ईडी फिर क्या उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको जवाब नहीं दे तो तब भी ठीक है भाई, मौज ले तू। तो ईडी तो मतलब उसकी आरती उतारेगी वहाँ पर। इसका मतलब साफ निकलता है साहब कि ये ईडी की पावर्स को इस कदर कुचल देना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की मुहिम है भ्रष्टाचार के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस, उस मुहिम को ये कुंद कर देना चाहते हैं। और इससे क्या है कि जितने भी जो अपराधी हैं उनकी मौत हो जाए। मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ है। एक केस में इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले आरोपी को लिखित में बताना जरूरी है कि तुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। जुबानी बताने से उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब ये हो गया कि वो चोर बाजारी करे तो वो तो इसका मतलब उसके संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना बताए हुए, बिना लिखित में बताए हुए। और नहीं बताया तो आप उसको छोड़ देंगे, ही इज फ्री बर्ड। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम बंबानी ने एक फैसला सुनाया था कि सेक्शन 19 में गिरफ्तार करने की शक्ति अपार नहीं है। मतलब ईडी को अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या देखिए, मतलब इंटरप्रिटेशन देखिए इनकी, कि संसद ने पास कर दिया कानून, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया, लेकिन तुम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि उसकी जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर, उसकी पावर्स के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। और सेक्शन 50 में ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन करने
क्या 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 है? समन करने, हाजिर होने, जवाब देने और सत्यनिष्ठा से बयान देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। मतलब किस हद तक ये अपराधियों को शरण देना चाहते हैं, मौज कराना चाहते हैं। अब रिसेंटली चंद्रचूड़ जी के रिटायर होने के 4-5 दिन पहले एक अलग फैसला आया है। क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने एक केस में ईडी की अपील को खारिज कर दिया। क्या केस था? उसमें था कि जी एक आईएएस अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस चलाया गया था तेलंगाना में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी आपने सरकार से परमिशन नहीं ली है, जो ज़रूरी है। ईडी इस तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और तेलंगाना हाई कोर्ट में भी ईडी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट एक विशेष कानून है जिसके अंदर कोई सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, महान जजेस, उन्होंने कहा सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ उनकी पब्लिक ड्यूटी के दौरान कथित अपराध के मामले में उन पर पीएमएलए एक्ट के तहत केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। ये सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी कर्मी के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार के संबंधित अथॉरिटी से अनुमति ली जाए। कोर्ट ने कहा, इन दोनों जजों ने, अभय ओका और मसीह ने, कि सीआरपीसी का यह प्रावधान पीएमएलए एक्ट पर भी लागू होता है। ये इंटरप्रिटेशन है इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन की है। ये प्रावधान नहीं है उसके अंदर, कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अपनी इंटरप्रिटेशन से उन्होंने कानून बना दिया है कि आपको परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। और कहते हैं ना, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यहाँ पे इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा माइंड अप्लाई किया है कि 197(1) के अंदर जो कहा गया है वो ईडी के केस में भी इसमें उनको गिरफ्तार करने के बाद लागू होता है। इसमें दो बातें हैं कि सीआरपीसी जो कानून है उसके अंदर कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये पीएमएलए के अंदर भी लागू होगा। जिस सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है उसमें लागू नहीं करता। दूसरी चीज़ कि अगर पीएमएलए एक्ट के अंदर ये लागू है और तो पीएमएलए एक्ट के अंदर इसका भी प्रोविज़न होना चाहिए था। सरकार ने उसको प्रोविज़न को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? सरकार की संसद ने जो कानून बनाया उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं पाई गई। आपने कह दिया नहीं होना चाहिए वो। दिस इज समथिंग रिडिकुलस इन माय ओपिनियन कि आप अपने हिसाब से, आप अगर आपका कहना है कि वो जी लागू होता है वो, तो आप सरकार को कहिए कि यू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एक्ट सो दैट इट इज़ अप्लाइड। टिल दैट टाइम हो आप ऑर्डर कर देते कि जी आप केस ना चलाए, लेकिन वो भी चीज़ गलत है। अपराधी तो मजे लेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि सेक्शन 197(1) ऑफ सीआरपीसी एक्ट क्या कहता है। वो कहता है, नो कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट फॉर एन alleged offence unless the government has given its prior sanction. This provision, आप ध्यान से सुनिए, this provision applies to public servants who cannot be removed from the office without the sanction of the state government. बड़ा साफ है कि जिन लोगों को सर्विस से रिमूव करना है या किए गए हैं उनके ऊपर लागू होता है ये, इन जनरल लागू नहीं होता। लेकिन इन्होंने जनरल लागू कर दिया। और सबसे बड़ी बात
ये तो ये प्रावधान का सही इंटरप्रिटेशन यही है, लेकिन इन्होंने इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर दिया। अब आप ये देखिए कि उस सीआरपीसी के सेक्शन में 197(1) में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये जजों के लिए भी लागू है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच के दोनों महान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको कह दिया कि नहीं, सरकार के कर्मियों और जजों के ऊपर भी लागू होता है। भाई तुम जजों के लिए कहाँ से बात ले आए? द प्रोविजन विच इज़ नॉट मेड इन द सीआरपीसी सेक्शन 197(1), हाउ यू हैव मेड इट अप्लाई टू जजेस? इसका मतलब कुछ और निकलता है कि ये जजेस को भी उसके अंदर उसको अप्लाई करके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि कोई ना कोई मामले ऐसे हैं जो जजों के हो सकता है सामने आने वाले हों, या उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की मंशा हो उनकी। अब देखिए कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने, अधिकारी ने, आईएएस हो चाहे कोई भी हो, उसने जो सरकार में पार्टी है उसकी मिली भगत से कोई काम किया है, तो वो सरकार उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन क्यों देगी? तो परमिशन देगी नहीं। और आपने मौज कर दी उसकी कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी आप केस नहीं चला सकते। ये है बंगलिंग, जिसको मैं बंगलिंग कहता हूँ। लीगल जगलरी है सुप्रीम कोर्ट की, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, विच इज़ नॉट अप्रिशिएबल। आप इस तरह से आप तो लोगों को, जो अपराध करने वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इस तरह आप जो अपराधी हैं उनकी मौज करा रहे हैं। अब देखिए, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो ईडी है वो फिर हाई कोर्ट जाएगी कि ये परमिशन नहीं दी, आप इनको डायरेक्शन दीजिए परमिशन देने के लिए। वो केस चलता रहेगा वहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल। फिर वो उन्होंने अगर रिजेक्ट कर दी ईडी की एप्लीकेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब केस लटकता रहेगा। और इससे क्या होगा? जो मोदी की एक मुहिम है भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की, उसको आप कुंद कर रहे हैं बिना बताए, बिना कहे। एक्शन आपके साफ नज़र आ रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? आप ये काम इन्होंने केजरीवाल के केस में भी किया। आप देखिए, जो चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस खन्ना, ये चीफ जस्टिस बन गए कल। इन्होंने 12 जुलाई को ईडी के केस में, अरेस्ट केस में, उसको बेल दे दी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं है उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। वो कह दिया कि जी 3 जजों की बेंच के रेफर हुआ है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आज पूरे 4 महीने हो गए। 12 नवंबर, 12 जुलाई का फैसला था। 4 महीने में वो 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ गठित नहीं करके गए। और अब केस उसी के पास आ गया, उसी चीफ जस्टिस के पास, जिसने उसको एक अपरेंटली उसको फेवर किया था, केजरीवाल को। भाई जब उन्होंने 10 मई को उसको बेल दी थी तो बेल मांगी नहीं थी, फिर भी बेल दे दी इन्होंने। और फिर जब हल्ला मचा, पब्लिक में क्रिटिसिज्म हुआ सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा, जज साहब ने, खन्ना जी ने, हमें सोशल मीडिया की कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो सही लगा हमने वो किया। फ़र्क पड़ता है जस्टिस खन्ना। उसके बाद उस बेंच में तो आप रहे, उसके बाद कोई भी केस के अंदर आपको जज नहीं बनाया गया, ये फ़र्क पड़ा। तो केजरीवाल के केस में इन्होंने इतना बड़ा, ये मैं तो कहूँ घपला किया है। आप बताइए कि 4 महीने से आपके सुप्रीम कोर्ट ने बेंच क्यों नहीं बनाई? क्यों? इनको पता है इस चीज़ का कि हाई कोर्ट ने जो उसकी अरेस्ट को जस्टिफाई करते हुए जो रीजनिंग दी थी, वो रीजनिंग इतनी सॉलिड थी कि आप उसको काट नहीं सके। आपने 3 जजों की बेंच के ऊपर डाल दिया कि वो भुगतेगा अपने आप, वो बेंच भुगतेगी। और आपको पता है इस चीज़ का, इनको पता था फैसला देते वक्त कि वो जो 3 जजों की बेंच बनेगी वो हाई कोर्ट के जजमेंट को अपील कर देगी और इसको फिर अंदर जाना पड़ेगा। ये फंडा है, ये घपला है। तो
पीएमएलए एक्ट को ये ऐसे कुंद कर देना चाहते हैं कि सारे अपराधी मौज लें, कोई किसी की कोई उनको अभय दान दे कर रहे हैं। ये कोई चीज़ें शोभनीय नहीं हैं। इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए। और ये सरकार से सीधा, मैं तो कहता हूँ, टकराव करने वाली बात है। आपको ऐसा टकराव सरकार के साथ नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं आप, लेकिन कहते हैं ना, जजमेंट जो है या जजेस जो हैं, दे शुड नॉट बी ओनली इम्पार्शल, दे शुड अपीयर टू बी इम्पार्शल बाय देयर एक्शन। वो आपके एक्शंस में इंडिकेट नहीं हो रहा। तो ये बड़ा गंभीर मसला था जो मैंने आपके सामने रखा है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे ये उनके कानों तक पहुंच जाए। बस पहुंचेगा। मैं इसके बारे में विस्तृत लेख भी लिख चुका हूं और मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ें जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो इन तक पहुंचती ज़रूर हैं, लेकिन ये थोड़े से चिकने घड़े हैं। ये बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर असर नहीं होता है। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।